बी कॉरिडोर नाम से पता लग रहा है हनी बी से रिलेटेड कुछ चीज़ बनाई जा रही है। तो यहाँ पे बोला गया कि जितने भी हाईवेज हैं उनके आसपास एक ऐसी वेजिटेशन हम उगाएंगे जहाँ पे बीज आती जाती रहें। तो इससे क्या होगा, एक तो आपकी इकोलॉजी बैलेंस होएगी, मतलब इकोसिस्टम बैलेंस होगा, इकोलॉजी तो स्टडी आ गई, तो इकोसिस्टम बैलेंस होगा और प्लस बहुत सारे पॉलिनेटर भी अट्रैक्ट होंगे। अब जब पॉलिनेशन के बारे में आप पढ़ते हो, होता कुछ नहीं है, जैसे ये फ्लावर है ना, एक फ्लावर मेल होएगा एक फीमेल, या फिर हो सकता है एक ही फ्लावर के ऊपर दोनों ऑर्गन्स प्रेजेंट है, मेल भी एंड फीमेल भी। जैसे मान लो ये मेल का है तो इस पर क्या बनते हैं, पॉलिन्स, और इन पॉलिन्स का फीमेल फ्लावर के ऊपर जाना ज़रूरी होता है, तब जाके उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पॉलिनेशन। अब जैसे ये पॉलिन यहाँ पे पहुँचे, पर लेके कौन गया, या तो नेचुरल हो सकता है हवा के झोंके से ही उड़ जाए, तो उस कैटेगरी को बोलते हैं अनीमोफिली। जब पॉलिनेशन हवा से हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं, अनीमोफिली। और अगर पानी के थ्रू हो तो उसको क्या कहेंगे, हाइड्रोफिली। नाम से लग जाएगा पता, अनीमो पूछा जा सकता है, हाइड्रो का पता वैसे लग रहा है आपको। एंड देन इंसेक्ट के जरिए अगर होती है तो उसको क्या बोलेंगे, एंटोमोफिली। ये आपको पता है सभी को, और जो स्टडी करता है इंसेक्ट की उसको क्या बोल दिया जाता है, एंटोमोलॉजिस्ट। ठीक है, बर्ड से आ जाएगा, दैट इज ऑर्निथोफिली, और स्टडी ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजी। तो ऐसी फिली जहां पे भी आ गया मतलब पॉलिनेशन के बारे में पूछ रहा है। वैसे बैट का देखोगे तो काइरोटेरोफिली, काइरोटेरोफिली। तो अगर ये सारे पॉलिनेशन करवाते हैं तो ये टर्म्स यहाँ पे यूज कर ली जाती हैं। दो कैटेगरीज बन गई, यहाँ पे नॉन लिविंग थे कहीं ना कहीं, अनीमोफिली और हाइड्रोफिली, और दूसरी तरफ आप देख रहे हो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, तो इसी वजह से टर्म्स आई बायोटिक एंड एबायोटिक। जब भी कभी ऐसे शब्द के साथ ना साथ के साथ ही ए लग जाता है तो इसका मतलब एब्सेंस ऑफ समथिंग, तो वो एब्सेंस होता है। या तो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म की हम बात कर रहे थे तो उधर क्या आ जाएगा, नॉन लिविंग। तो ये ध्यान में रखना, एनीमोफिली, हाइड्रोफिली, एंटोमोफिली, ऑर्निथोफिली और काइरोटेरोफिली। अच्छा, वैसे ही एक और टर्म होती है मलैकोफिली। मलैको किसके साथ, यस, स्नेल्स के साथ, ये भी याद रख लेना, ये आपके जम्मू कश्मीर के पेपर में पूछा था, मलैकोफिली। एक और होती है मरमैकोफिली, ये नाम से पता नहीं लगे, हाँ हाँ वेरी गुड, आंट्स। यहाँ पे चींटियां जब पॉलिनेशन करवाती हैं तो उसको मरमैकोफिली बोल देते हैं। ठीक, मलैको आएगा तो स्नेल्स हैं, पर अगर मरमैको आ गया तो चींटियां आ जाएंगी। ठीक है, तो ये याद रखना, ये डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनेशन की कैटेगरी आ गई ऑन द बेसिस कि किसने पॉलिनेशन वहाँ पे करवाई। कहीं उनको घोंगे बोलते हैं, वो जो होता नहीं ऐसे छोटा सा ऐसे होता है और पीछे एक तार सी छोड़ता जाता है, और क्या बोलते हैं उसको, हाँ कहीं फिल्लें बोलते हैं, आपकी साइड पता नहीं क्या बोलते हैं। हाँ सचिन, क्या बोलते हैं आपकी साइड, स्नेल को स्नेल ही बोलते हैं। भाई तुम बड़े अंग्रेज सुनो, मैं यहाँ पे ड्रॉ करके बता देती हूँ। ऐसे होता है, यहाँ पे दो छोटे छोटे एंटीने होते हैं और यहाँ पे एक ऐसे वाह, लग गया पता क्या होता है, ये तो सही में बन गई पूरी। और जब ये चलती है ना तो पीछे ऐसे गंदी सी एक, आपको लगती है गंदी, पर उसके लिए वो जीने का, सर्वाइवल का एक तरीका है, एक लिक्विड पीछे पीछे छोड़ते जाती है वाइट कलर का। आगे आज सबको, तो कहीं घोंगे बोलते हैं, कहीं फील बोलते हैं, कहीं स्नेल बोलते हैं, तो ये सारी टर्म्स इसी के लिए यूज़ होती है। हाँ हाँ, कॉस्मेटिक्स में यूज़ होती है, और चाइना वाले इसका सूप भी पीते हैं। ठीक है, तो मलैको बाल छोड़ के और हड्डियाँ छोड़ के, हड्डियों का भी सूप बना लेते हैं, बाकी ये भी आज। हाँ स्नेल सॉफ्ट होता है ना काफ़ी ज़्यादा, टच की है कभी किसी ने, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी? हाँ मैंने भी करी है, काफ़ी सॉफ्ट नेचर की होती है। लग गया आपको पता स्नेल क्या है यहाँ पे? हाँ हाँ, बहुत होती है कोस्टल एरिया, जहाँ पे वाटर की अवेलेबिलिटी होती है उसके आसपास आपको ये स्नेल्स मिल जाती है। हाँ, मॉनसून में सबसे ज़्यादा दिखती हैं, जब थोड़ी सी नमी होती है, ह्यूमिडिटी आपके एनवायरनमेंट में रहेगी। अच्छा, ये बी कॉरिडोर्स का जो प्रोजेक्ट है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अभी ये जो फर्स्ट डेडिकेटेड टाइप ऑफ बी कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, मतलब यहाँ पे सारे इंडिया के अंदर जितने भी नेशनल हाईवेज हैं वहाँ पे ये पहले पायलट बेसिस पे चलेगा, बाद में जब सक्सेसफुल रहेगा तो सारे हाईवेज के अराउंड इसको बनाया जाएगा। उसके बाद लीनियर स्ट्रेचेस बनाए जाएंगे, जैसे जैसे आपका हाईवे होगा, अगर आपने फर्स्ट पिक्चर ध्यान से देखी होगी, बस ऐसे बनेगा। ये साइड में बड़े बड़े पेड़ हैं जहाँ पे फ्लावर्स होने चाहिए, जैसे महुआ आ गया, आपके अकेशिया के पेड़ होते हैं, कॉलेजेस वगैरह में बड़े लगाए जाते हैं, वो येलो कलर का फ्लावर होता है उनका, काफ़ी सुंदर लगता है देखने में। तो वैसे सारे फ्लावर ओरिएंटेड जितने भी आपके ट्रीज़ हैं वो सारे उगाए जाएंगे रोड के साइड में। तो साथ में ये हनी बीज को भी सपोर्ट करेगा। अब हनी बीज को सपोर्ट करने के लिए ही वेजिटेशन लगाई जाएगी नेशनल हाईवेज के साइड में। अब क्यों करा जा रहा है ये एफर्ट? इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो चुका है, आपको दोबारा से रिवाइव करना है, और इतनी सारी चीज़ें। एक दिन इवन आपने ग्लाइफोसेट वगैरह के बारे में पढ़ा था, क्या लिखा था कि हर्बिसाइड भी जब आप यूज़ करते हो तो उससे क्या होता है,
जो पॉलिनेटर है इनकी भी डेथ हो जाती है कई बार, तो ये हमें सारी चीज़ें अब रिवाइव करनी है, तो इसी वजह से ये बी कॉरिडोर बनाए जाएंगे। इसको इग्नोर कर दो, कोई बात नहीं, होता रहता है, डिस्टर्बेंस आती रहती है। तो इकोलॉजिकल स्ट्रेस जो पॉलिनेटर्स के ऊपर पड़ा हुआ है उसको हमने यहाँ पे अवॉइड करना है। कैसे कैसे स्पीशी लगाई जाएंगी, तो नीम का पेड़ हो गया, करंज हो गया, महुआ हो गया, पलाश, जामुन, सिरिस, ये देखा होगा आपने प्लेन, यही है सिरिस करके, तो ये वाले सारे ट्रीज यहाँ पे लगाए जाएंगे जिनके ऊपर फ्लावर्स की अवेलेबिलिटी होती है, प्लस जहाँ पे पॉलिनेटर अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी और जो नेटिव इकोसिस्टम है उनको भी ये सपोर्ट करेगा। ब्लूमिंग साइकिल स्टैगर्ड होती है, एक टाइम पीरियड आता है जब ये एकदम से एग ले करना शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल हनी बीज का अगर एग्जांपल देखें तो विंटर जैसे आसपास ये रिप्रोड्यूस करती हैं और स्प्रिंग सीजन के आसपास एग लेइंग करना शुरू कर देती है, तो उनका लाइफ स्पैन भी एक बारी देख लेंगे। और साथ में फूड सप्लाई, अब वेजिटेशन लगाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि फूड सप्लाई भी वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। फ्लावर का कौन सा इंग्रेडिएंट होता है जिसके ऊपर हनी बीज या जो भी इंसेक्ट्स होते हैं फीड करते हैं? नेक्टर, नेक्टर बोलते हैं उसको, ठीक है, नेक्टर। और साथ में स्पेसिंग कितनी करी जाएगी इन फ्लावरिंग क्लस्टर्स के बीच बीच में, तो 500 मीटर या फिर 1 किलोमीटर तक का डिस्टेंस होएगा, फिर दोबारा से आपको एक फ्लावरिंग क्लस्टर मिलेगा। उसके बाद इकोलॉजिकल सर्विसेज एनहांस होंगी, जो हमने डिस्टर्ब कर दी हैं उनको ही रिवाइव करना है। क्रॉप यील्ड भी इससे इंप्रूव होगी, क्योंकि जो हमारे बाकी के प्लांट्स होते हैं, क्रॉप्स होती हैं, उसमें भी कहीं ना कहीं इन पॉलिनेटर्स का एक इंपॉर्टेंट यूसेज रहता है। और ये आती हैं आपकी हनी बी। हनी बी में टोटल 3 कैटेगरीज होती हैं, ये स्टेट वगैरह के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, थोड़ा ध्यान से सुनना। एक तो मेल और फीमेल आपको रिक्वायर्ड रहेंगे ही रहेंगे, पर कई बार फीमेल अकेले भी प्रोड्यूस कर सकती है एक मेल को। अजीब लगेगा थोड़ा सुनने में, पर ऐसे ही ये काम चलता है। देखो सबसे पहले तो जो नॉर्मली प्रोसेस होती है, एक मेल होगा एक फीमेल होगी। यहाँ पे फीमेल डिप्लॉयड होती है जबकि मेल हैप्लॉयड होता है। जो जितने भी इसके अंदर क्रोमोसोम होंगे ना, इसके अंदर 2 गुना ज़्यादा होंगे जो फीमेल होती है। और फीमेल में भी सारी फीमेल्स नहीं होती हैं, इनमें एक क्वीन हनी बी होती है। और क्वीन हनी बी डिसाइड कैसे होती है, तो इनके हाइव्स आपने देखे होंगे, कुछ ऐसे जैसे दिखते हैं आपको, है ना, कुछ ऐसे बने होते हैं, प्रॉपर चैम्बर्स होते हैं। हर एक चैम्बर का डेजिग्नेटेड काम होता है कि इस चैम्बर के अंदर हमने सिर्फ नेक्टर को इकट्ठे करना है और लेके आना है, ठीक, नंबर 1। दूसरा, एग्स एक ही चैम्बर में रखे जाते हैं। तीसरा, जो बच्चे लावा की फॉर्म ले लेंगे, मतलब जो एग ले करे थे, एग रप्चर करेंगे, लावा की फॉर्म आ जाएगी, तो लावा को अलग चैम्बर में ले जाएंगे जहाँ पे खाने की अवेलेबिलिटी ठीक ठाक होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि लावा क्या होते हैं, फेरोशियस फीडर, इनको बस खाना खाना चाहिए होता है। उसके बाद प्यूपा बनता है उनका थोड़े टाइम के लिए, मतलब अब हनी बी की फॉर्म लेनी है तो प्यूपा बनेगा पहले, तो प्यूपा के लिए एक अलग चैम्बर बना होगा। और उसके बाद जाके जो वर्कर बीज होती हैं, मतलब काम धाम कर रही होती हैं, सर्वेंट बी की तरह एक्ट करती हैं, वो डिसाइड करेंगी कि ये जो जितने भी बड़े हुए लार्वा वगैरह जो निकले, इनमें से कौन सी बी क्वीन बी बनेगी। अब पता कैसे लगता है कि किसको क्वीन बी की तरह सेलेक्ट करना है, तो उसका साइज कंपेयर टू अदर बीज बड़ा होता है, तो उसको चूज कर लिया जाता है। और फिर एक चैम्बर के अंदर रखी होती है इन्होंने रॉयल जेली। इस रॉयल जेली के ऊपर वो लार्वा को फीड करवाएंगी, जिसको इन्होंने डिसाइड करा है कि हमने क्वीन बी बनाना है आगे को, क्योंकि जो क्वीन बी होती है बस वही आगे चल के क्या करेगी, रिप्रोड्यूस। वर्किंग बीज का एक ही काम है, फटाफट से उड़ो, पॉलिनेशन करवाओ। पर पॉलिनेशन उनको नहीं है पता कि वो पॉलिनेशन करवा रहे हैं, उनको तो नेक्टर पे फीड करना था, तो इनडायरेक्टली वो पॉलिनेशन भी करवाती हैं। दुनिया में 90% जो पॉलिनेशन होती है वो सिर्फ हनी बीज ही करवा देती हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट नेक्टर की भी उनको ही है, ठीक। तो इस तरह से ये प्रोसेस चलते हैं। तो रॉयल जेली के ऊपर जो लावा फीड करेगा वो वर्कर बीज देख लेती हैं, जैसे दाइयाँ नहीं होती, बच्चे का हाल चाल पता लगा लेती है उनको देख के ही, वैसे वर्कर बी भी एक्ट करती है, लावा को देख के ही पता लगा लेती हैं कौन सी बी कल को क्वीन बी बनेगी। अब ये नेचर ने इनकी साइकिल डेवलप ही ऐसे करी है। एक तो हो गया जहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई, बड़ी हाइट पे चले जाते हैं मेल जो होते हैं हनी बीज, उनको ड्रोन बोला जाता है। देखो ड्रोन यहाँ पे भी आ गया, तो ड्रोन इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिव टर्म है, कहीं पे भी यूज़ होती है। तो यहाँ पे ये ड्रोन जो होते हैं ये हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड अब ये बनते कैसे हैं, जब फीमेल का एक एग वो फर्टिलाइज नहीं होता, अनफर्टिलाइज ही आगे पास हो जाता है और एग को लेकर देता है, तो उससे क्या बनता है, ड्रोन। तो जो मेल प्रोड्यूस होता है ना हनी बीज के अंदर, वहाँ पे फर्टिलाइजेशन रिक्वायर्ड नहीं होती, वो बिना फर्टिलाइजेशन के ही बनता है, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, पार्थिनोजेनेसिस। अब देखो नेचर में तो ये प्रोसेस पहले से ही एग्जिस्ट कर रही थी, जो पार्थिनोजेनेसिस थी। एक चीज़ आप सभी ने सुनी है, संतरे खाए हैं सभी ने, संतरों में बीज होते हैं, पर कुछ सीडलेस वैरायटीज़ भी आती हैं, पता है ना सभी को। वो जो सीडलेस वैरायटी होती है उसमें भी फर्टिलाइजेशन ही रोकी जाती है ऑरेंज के प्लांट में, कि डायरेक्टली जो अनफर्टिलाइज एग था वो किस में कन्वर्ट हो जाए, फ्रूट के अंदर। ओव्यूल और ओवरी पढ़ लिया साइंस के अंदर, ओव्यूल हमेशा याद रखना सीड बनाएगा, ओवरी क्या बनाएगी, फ्रूट। तो जब आप फ्रूट खाते हो तो आप ओवरी खाते हो, मतलब फीमेल का पार्ट खाते हो, ठीक। तो ये जो पार्थिनोजेनेसिस है, इससे क्या होता है, जो क्वीन थी
जो रिप्रोड्यूस करने वाली थी यहाँ पे उसका अनफर्टिलाइज एग क्या बनाएगा, ड्रोन को बनाएगा, तभी ये हैप्लॉइड होता है क्योंकि इसमें मेल के क्रोमोसोम नहीं आते हैं। रह जाएगा थोड़ा थोड़ा याद। तो जो ड्रोन होता है ना, ये अनफर्टिलाइज एग से फॉर्म होता है, प्रोसेस को बोला जाता है पार्थिनोजेनेसिस, मतलब फर्टिलाइजेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आप पूछें कि ऐसा क्यों हुआ, तो नेचर ने इनकी साइकिल ऐसे ही बनाई है कि जो मेल प्रोड्यूस होगा वो अनफर्टिलाइज एग से ही प्रोड्यूस होता है। बाद में पार्थिनोजेनेसिस के ऊपर जो साइंटिफिक टेम्परामेंट है वो ऐड हो जाता है कि नेचर में तो बड़ी यूनिक चीज़ है, हम भी ज़रा इसको यूज़ करके देखते हैं। तो जब यूज़ करके देखा तो फ्रूट हमारे कैसे बन गए, सीडलेस, कि सीड खाते टाइम जूस में होता है ना, कहीं निकाल के खा लेते हैं कि पहले सीड निकाल दूंगा फिर खाऊंगा या खाऊंगी, तो अड़ते हैं वो। तो इस वजह से पार्थिनोजेनेसिस को फ्रूट के फील्ड में भी यूज़ करना शुरू किया। हाँ, ये बस जैसे ही रिप्रोडक्शन होगी ड्रोन का काम खत्म, सारी एनर्जी वहीं पे यूटिलाइज हो जाती है, उसके बाद ड्रोन की डेथ हो जाती है। तो ये भी है। हाँ हाँ हाँ, एक तरह से जैसे प्रेइंग मैंटिस का भी एक एग्जाम्पल होता है। प्रेइंग मैंटिस में भी फीमेल थोड़े से बड़े साइज़ की होती है, मेल छोटे साइज़ का होता है। तो जब रिप्रोड्यूस कर लिया, अब उसके बाद उसको भूख लगती है, तो सबसे पहले उसको कौन दिखता है कि इसके साथ ही रिप्रोडक्शन करी थी, इसको ही खा जाओ, तो वो उसको खा जाती है। एंड नेचर में है ये, फीमेल अपनी न्यूट्रिशन को फुलफिल करने के लिए मेल को ही कई बार खा जाती है, नहीं रह ही नहीं सकती। और वर्कर बीज बहुत स्मार्ट होती हैं, वो चूज ही एक बी को करती हैं कि यही कल को क्वीन बी बनेगी। और इवन जब क्वीन की फर्टिलिटी खत्म, मतलब अब ये एग ले नहीं कर पाएगी, तो उसको भी एक चैम्बर में लेके जाते हैं जहाँ पे नए नए बच्चे पैदा हुए होते हैं, और वो फिर उसके ऊपर फीड करना शुरू कर देते हैं। तो सेक्रीफाइस का भी एग्जाम्पल है यहाँ पे, मतलब शुरू से लेके एंड तक कुछ ना कुछ सर्व ही करा। तो ये इस तरह से इनकी साइकिल चलती है। ठीक है, तो मतलब वही है, नेचर से ही सीख रहे हैं हम, होता है सारा, यूनिक है नेचर। बी कॉरिडोर कहाँ पे एग्जाम्पल दे सकते हो इसका? एक क्लाइमेट आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, टूरिज्म भी अट्रैक्ट होता है, लोग रुकेंगे तो आसपास लोग क्या करेंगे, छोटे छोटे अपने शॉप्स भी ओपन कर लेंगे। हाँ, फ्लोरिकल्चर बढ़ेगा, इससे लोग ऐसी स्पीशी बनाना शुरू करेंगे जिसमें नेक्टर की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है, साइंटिफिक टेम्परामेंट भी इनडायरेक्टली इंक्रीज करेगा। और क्लाइमेट के साथ ही जुड़ना था, कंजर्वेशन तो हो गया, इकोसिस्टम भी हो गया, साथ में पॉल्यूशन भी तो टैकल होगा। जितने भी आपके ट्रीज होते हैं वो एक तरह से नॉइस को भी एब्जॉर्ब करते हैं, प्लस जो मिट्टी वगैरह होती है उससे भी तो हमें बचाते हैं। जो धूल उड़ेगी, एमिशन से स्मोक आएगा, उसको भी तो रोकेगा, तो इनडायरेक्टली वो भी काम करेगा। और देखो ह्यूमन जो, अब देखना पड़ेगा नेशनल हाईवे क्या जंगलों के आसपास से निकल रहा है, तो उस हिसाब से कॉन्फ्लिक्ट बढ़ भी सकते हैं, क्योंकि अगर नेचर आपका सड़कों तक आएगा तो अब भी सी बात है एनिमल भी वहाँ पे पहुँचेंगे। पर ये उन एरियाज़ की बात कर रही हूँ मैं अभी के लिए जहाँ पे सिर्फ नेशनल हाईवे है, शायद आसपास का एरिया खाली पड़ा हुआ है जहाँ पे एनिमल के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, दोनों में आ जाएगा। हाँ, जॉब्स भी बढ़ेगी। आपने देखा होगा जब एयरपोर्ट रोड पे आप जाते हो इधर, तो वहाँ पे काम दिया था ना लोगों को कि आपने फ्लावर्स लगाने हैं, तो कितने लोग रखे हुए थे, पूरी एक टीम थी, उनके पास 15-16 के आसपास आदमी थे, तो उनको लगाया हुआ था वहाँ पे कि आपने बस फ्लावर्स ही लगाने हैं यहाँ पे। और अच्छा, हनी का एक्सपोर्ट, हाँ वो करते भी हैं हम, और बाकी खुद की कंट्री में इम्प्योर ज़्यादा बेचते हैं, प्योर वाला फॉरेन में बेच देते हैं, पैसा ठीक ठाक आता है। फिर आपने देखा भी होगा बीच बीच में लोग बॉटल्स लेके भी खड़े होते हैं, बोलते हैं कि शुद्ध हनी है, हमने खुद ही निकाला है इसको। तो ठीक है, ये भी इनडायरेक्टली आ जाएगा, तो मतलब लाइवलीहुड भी सपोर्ट होगा। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आ गई, मतलब आप इसको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी प्लस थोड़ा बहुत इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से देख सकते हैं।